देखिए तो स्क्रीन नजर आ रहा है। यस सर। यस ठीक सर, आ गया। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग यस सर। हाँ मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए यस सुनिए। सर। यस सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में थोड़ा सा का डिफरेंसेस था। वहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते थे ना, 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन लेते थे। यहाँ पर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे ना, इन गिवन सॉल्वेंट। ठीक है। तो उसमें हम लोग एक जगह नॉर्मेलिटी आया था, एक जगह आपको मोलरिटी आया था। मोलर कंडक्टेंस में मोलरिटी आया था और आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी आया था। तो पिछले पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करा दिया मैं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ना। तो पहला फैक्टर है आपका, देखिए, इंटरआयनिक अटरैक्शन। जैसे सोल्यूट आपका है तो सोल्यूट में होता क्या है, सोल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डालिएगा तो आयन वह आयोनाइज करेगा। सोल्यूट क्या होगा, आयोनाइज करेगा। और कटायन और अनायन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक कटायन दूसरे अनायन को खींचने लगेगा तो आयन की मोबाइलिटी कम होगी। जब मोबाइलिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस विल बी लेस, उसका कम होगा। लेकिन अगर वही आपका अगर सोल्यूट है, सॉल्यूशन है, और सोल्यूट सॉल्वेंट ये सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, यानी कि सोल्यूट के कटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, पानी डाल दें तो पानी डालने से क्या होगा, आयंस मूव करेगा अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कटायन और अनायन के बीच में लग रहा था वो कम लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो होगा कि आपको ये आयंस की मोबाइलिटी बढ़ जाएगी, और जब मोबाइलिटी आयंस की बढ़ जाएगी तो उसका मोलर कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इंटरआयनिक अट्रैक्शन। हेलो। यस सर। चलिए बेटा, यस तो सर। ठीक है, मैं यस नेक्स्ट सर। पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, स्पेशली वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बहुत हाई होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का क्या होता है, हाई होता है। तो हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से, उसकी हाई पोलैरिटी होने की वजह से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से जो सॉल्यूट के जो आयंस हैं, जैसे कटायन और आयंस, दीज आर होल्ड बाय strong electrostatic force of attraction, especially ionic with ionic bond. So in that condition, when the
dielectric constant of the solvent will be high when the solvent will be the highly polar. The force of attraction acting between the cation and anion will be poor, और anion और cation के बीच में जो force of attraction होता है वह poor होता है, कम लगेगा। ठीक है, तो कम लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, आयन की मोबाइलिटी बढ़ जाएगी। आयन की जब मोबाइलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस, इट विल बी इंक्रीज, और वह बढ़ जाएगा आपका। चलिए, दूसरा पॉइंट था। आइए अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है आपका सोल्वेशन या हाइड्रेशन, दोनों एक ही चीज है। कहीं पर आप पढ़िएगा तो हो सकता है आपको सोल्वेशन में आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो, आ रहा है सर। हाँ चलिए ठीक है। हो सकता है बेटा तुम्हारे यहाँ उधर नेटवर्क, नेट का प्रॉब्लम हाँ होगा। बेटा नेट के, जिनके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम होगा, या ये जो स्क्रीन आपको दिखाई देगा थोड़ा डिले हो जाता है। तो एक्चुअली सोल्वेशन या हाइड्रेशन जो होगा, जिनका यहाँ नेट का प्रॉब्लम हो हमसे रिपीट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो सोल्वेशन या हाइड्रेशन दोनों एक ही चीज है। अगर ये सोल्वेशन है क्या या हाइड्रेशन हम लोग कहते क्या है, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर मोबाइलिटी यहाँ पर कम हो जाएगा, लेकिन तो मोलर कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन सोल्यूट के आयन और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन अगर पुअर हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगने लगे, तो आयंस का मोबाइलिटी ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा आयन का मोबाइलिटी तो मोलर कंडक्टेंस उस केस में क्या होगा, हाई हो जाएगा। मतलब कि सोल्वेशन बढ़ने से आपका क्या होगा, आपका कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। और सोल्वेशन अगर हम लोग घटा देते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट है आपका विस्कोसिटी। हाँ बेटा बोलिए। हाँ सुनिधि बोलो। सुनिधि, कुछ नहीं सर, हमने बोला। हाँ चलिए ठीक हमने है। बोला सर। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विस्कोसिटी ऑफ द सर आवाज सॉल्वेंट। क्लियर नहीं आ रही है। बेटा आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा। अखिलेश आवाज आ रही है? यस सर। रवि, सुनिधि के यहाँ आ रही। बेटा इसी जगह पर बैठो जहां पर तुमको नेट ज्यादा मिल पाए, वहां पर तुमको आवाज सही आएगा। तो नेक्स्ट आपका है विस्कोसिटी। हाँ हाँ, वैसे मैं भेजूंगा, अपना वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है, रिकॉल उससे भी कर लीजिएगा। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ये विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, when the force of attraction acting between the solvent molecule is stronger, certainly the mobility of the ions of the solute will be low. In that very condition molar conductance will be low. But when the viscosity of the solvent is low, that means the force of attraction acting between the solvent molecule is low there. That means the mobility of the solute ions will be fast. Consequently in that very condition na, molar conductance of the solution will increase. क्लियर है? चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। पांचवा पॉइंट है आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप दे दीजिए तो कटायन और अनायन के बीच में फोर्स लग रहा था वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कटायन और अनायन के बीच में फोर्स कम लगेगा, तो आयंस मोबाइल ज्यादा हो जाएंगे। That means on increasing the temperature, interionic attraction decreases. Consequently, the molar conductance of the electrolytic solution will increase. On increasing the temperature, polarity of the solvent will also increase. ठीक है। Similarly, on increasing the temperature, solvation, hydration, energy ना, दैट मीन्स कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देंगे, सॉल्वेंट मोलिकुल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट मोलिकुल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कम जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, आयंस का, सोल्यूट के आयंस का मूवमेंट ज्यादा होने लगेगा, तो फिर वहां पर मोलर कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपका विस्कोसिटी ज्यादा अगर हो, सॉल्वेंट में आपका ज्यादा ये है, और हम लोग हीट कर दें तो सॉल्वेंट मोलिकुल्स एक दूसरे से दूर भागेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, और जैसे ही दूर भागेगा आयंस की मोबाइलिटी बढ़ जाएगी, और आपका मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो फिर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से
Now, as the temperature of electrolytic solution increases, conductance will increase because kinetic energy of ions increases and all type of attractive forces and viscosity decreases. That is why the molar conductance of electrolytic solution increases. जितना चार फैक्टर हम लोग ऊपर में पढ़े कौन कौन? इंटरआयनिक अट्रैक्शन, दूसरा था पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, तीसरा था सॉल्वेशन और हाइड्रेशन आयन ऑफ आयन, चौथा था विस्कोसिटी, सभी के सभी डिक्रीज कर जाएगा और सभी के डिक्रीज करने से क्या होगा? आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, शायद अमित कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। अमित अमृतांश सर हाँ, प्रवीण को ज्वाइन कर ली। किसको ज्वाइन करना है? प्रवीण को सर। देखता हूँ कौन कौन है अभी। कहाँ कोई है? कोई नहीं है। अभी कॉल कर रहा है मेरे पास प्रवीण सर। तो बोलिए उसको रिक्वेस्ट भेजो उधर से। हाँ, परवीन आ गया है। कहाँ थे परवीन? तो अब जस्ट अभी हम लोग चर्चा किए थे चार फैक्टर, इंटरआयनिक अट्रैक्शन, दूसरा पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन आयन और विस्कोसिटी, सभी के सभी आपका डिक्रीज कर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और फर्दर जो होगा आपका मोलर कंडक्टेंस जो होगा सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। ये दो बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है आपका डाइल्यूशन। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिए, ठीक है, अगर डाइल्यूट कर दिए तो क्या होगा? ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो द आयंस एंड that means कि cation and anions will be closer to each other in which there will be greater force of attraction, जिसमें आपको force of attraction क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा तो क्या कहा जाता है? मोलिकुल्स का मूवमेंट कम होगा। जब मोलिकुल्स का मूवमेंट कम होगा मतलब कि आयंस का, मोलिकुल्स यहाँ पर कहा गया है लेकिन वो आयंस कंसिडर कीजिए, आयंस का मूवमेंट कम होगा तो मोलर कंडक्टेंस कम होगा। बट व्हेन द concentrated solution is diluted, the more ions of the solid particles will move apart. Consequently, the force of attraction acting between the cation and anion will decrease. Hence, their molar conductance increases on dilution. यही वजह है कि मोलर कंडक्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट क्लियर है? बोलिए एक बार फिर दीजिए सर। देखो फिर से बोलिए ना सर। हाँ बेटा, फिर से बोल दे रहा हूँ। डाइल्यूशन हम लोग का नेक्स्ट फैक्टर है आपका। In the case of the concentrated solution of the strong electrolyte, as you know, the strong electrolyte will be almost completely ionized in the aqueous solution. But in the concentrated solution, their ions will be close to each other. There will be a strong force of attraction acting between them. उसमें strong force of attraction लगेगा। Consequently, their mobility of the ions will be low और उनका ions का mobility क्या होगा? आपका लो हो जाएगा। But when the concentrated solution of strong electrolyte is diluted, the ions, that is cation and anion of the solid particle, will move apart. Consequently, their mobility will increase and their molar conductance will increase. But what will be in the case of the weak electrolyte? Of course, in the case of weak electrolytes whose degree of dissociation is very poor, and in concentrated solution they will furnish less number of ions in the solution. But when it is diluted, their degree of dissociation will increase. Consequently, the number of ions produced by electrolytes in aqueous solution in the case of weak electrolyte will further increase. Consequently, movement of ions will increase. That is why molar conductivity of weak electrolyte on dilution will also increase. But what will be the rate of increase of molar conductivity of a strong electrolyte and weak electrolyte? Of course, in the case of the strong electrolyte, their molar conductivity will be stronger than that of the weak electrolyte.
as the number of ions in the strong electrolyte will be more. Is it clear now? यस सर। यस सर। चलिए Yes. Yes, sir. चलिए बेटा, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूँ, और जो मैं बात बताया वही स्लाइड पर जा रहा है। आप वीडियो बैच में भेजूंगा, आपको पढ़ने में या नोट्स बनाने में सहूलत होगा। और जैसा कि मैं आपको बताया कि जब हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, तो कंडक्टेंस जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग ले लें तो इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है डाइल्यूशन से, और जब डिक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस फिर आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन। और जब वीक होगा तो पानी डालने से यानी कि डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, इसीलिए कंडक्टेंस आपका वहां पर भी इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है आपका ऑन डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? बोलिए। रो का। रो का, ठीक है। और यह किस चीज पर डिपेंड करता है? इसका दो डिफिनेशन हम दिए थे। एक तो बताया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और दूसरा बताया था कि एक कोई क्यूब ले लिए और क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मेंटेन कर दिए और दो अपोजिट साइड में करंट फ्लो करा दिए, उसमें जो कंडक्टेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, बट व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड the ions will move apart in 1 ml of the solution or unit 1 centimeter cube of the solution. Number of ions will decrease, consequently on dilution specific conductance of the solution will decrease. Clear है? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग डाइल्यूट कर दे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? किनसे पूछ लूं? बेगूसराय, बेगूसराय में दो बच्चे हमारे हैं जुड़े हुए, कौन? निखिल और ये अनुराग, दोनों में से कोई एक जवाब दो। यस सर। हाँ बेटा बताइए, अगर हम लोग सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दें तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? सर स्लाइड सर सामने में रख दिए हैं। कोई बात नहीं, देख के भी तो आंसर बोल सकते हो। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्यों? सर मोलारिटी और नॉर्मेलिटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ेगा नॉर्मेलिटी? सर वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्यों बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा इसलिए। वॉल्यूम अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम में सर आयन घटेगा ना। ठीक है, जैसे आपका ये बता आपको यहीं पर अब मेरा क्वेश्चन बन गया, इसे तो स्क्रीन देख करके बोलिएगा ही। अब यहाँ पर है कि जैसे डाइल्यूट कर दिया तो नॉर्मेलिटी क्यों घट गया? नॉर्मेलिटी घट रहा है सर, बढ़ रहा है। हाँ बोलिए। नॉर्मेलिटी बढ़ रहा है सर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट रहा है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो गया? आपका फॉर्मूला बताए हुए हैं। मोलरिटी भी बराबर है तो उसमें वॉल्यूम फैक्टर है नीचे, जैसे ही नीचे का वॉल्यूम बढ़ेगा भी बढ़ेगा। ठीक है, जब भी बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या होगा आपका? बोलिए। घटेगा। लेकिन नंबर ऑफ आयंस जो होगा on dilution equivalent and molar conductance will increase because the dilution normality and molarity क्या होता है आपका? इंक्रीज करता है। और जब यह इंक्रीज करेगा तो आपका क्या कहना है? यहाँ पर उल्टा लिखाया हुआ है जी, स्क्रीन पर गलत लिखाया हुआ है, ठीक है, उसको सुधार लेना। हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी आपका घटता है, क्योंकि वॉल्यूम फैक्टर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जब नॉर्मेलिटी या मोलरिटी आपका घट जाएगा तो फॉर्मूला वाला याद कीजिए वहां। ठीक है, तो वहां लेमडा एम क्या था आपका? के या नॉर्मेलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब नीचे वाला वैल्यू आपका घटा हुआ रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो मोलर कंडक्टेंस जो हो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? या फिर से एक और बता दीजिए सर। देखिए बेटा,
शरबत ले लिए, उसमें पानी मिला दिए, घट गया कि बढ़ गया, इसकी मिठास घट गई कि बढ़ गई? घट जाएगा। घट जाएगी। घट जाएगा। तो इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री दीज आर मोलरिटी, दीज आर नॉर्मलिटी, ऑन डाइल्यूशन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीजेज। मोलरिटी जो होगा आपका, मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होगा डाइल्यूशन करने से? डिक्रीज कर जाएगा। जब डिक्रीज कर Decrease जाएगा, करेगा। हाँ बेटा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज लिखा गया है इसीलिए हम जोर देकर ना पूछ रहे थे, तो ये बोल तो वही रहे देखें। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो होगा क्या वहां पर तुम्हारा कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी डिक्रीज कर गया। अब आ जाओ लेमडा एम का फॉर्मूला। तो लेमडा एम या लेमडा इक्यू बराबर फॉर्मूला था क्या? के इंटू 1000 अपॉन एम, लेमडा एम बराबर, और वहीं तुम्हारा लेमडा एक्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी तुम्हारा नीचे घट गया, तो हम लोग का लेमडा एम क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। चलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ना, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये दो टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कंडक्टेंस जो था, किससे क्वेश्चन पूछ ले? प्रवीण से, प्रवीण नजलेट से आया है। हाँ प्रवीण बोलो, ये कंडक्टेंस का आप फॉर्मूला बोल दीजिए। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन प्रवीण के लिए है। हाँ जी रवि आप बताइए। इनवर्स ऑफ आर सर, 1/r। 1/r ना, 1/r को हम लोग कंडक्टेंस बोले थे। तो कंडक्टेंस मेजर करने, सिंस द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। For this purpose, three resistance of known value are taken and arranged as shown in the diagram in which galvanometer is connected। मतलब कि ये हीट स्टोन ब्रिज में जैसे होता है उस तरह से तीन नोन आपका रेजिस्टेंस हम लोग ले लिए और उसको इस तरह से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो हम लोग जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना था उसका हम लोग कंडक्टिविटी सेल बना दिए। उसमें प्लेटिनम वायर लगा हुआ होता है जिसमें हम लोग प्लेटिनम लूप को क्या करते हैं? बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लेटिनम लूप को बांध देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप। अब हम लोग करते क्या है कि इसका टेम्परेचर, कंडक्टिविटी सेल का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए उसको हम लोग थर्मोस्टेट में डाल देते हैं। थर्मो मतलब हो गया टेम्परेचर, स्टैट वर्ड आया है स्टैटिक के लिए, मतलब कि टेम्परेचर स्टैटिक रहे, मेंटेन रहे, चेंज नहीं हो उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग थर्मोस्टेट में कंडक्टिविटी सेल को रख दिए। अब हम लोग करते क्या है कि इसमें एसी करंट फ्लो करा दिए। जैसे ही एसी करंट फ्लो कराइएगा ना, गैल्वेनोमीटर में जिस वक्त डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो समझ जाइए कि हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। अब हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो हीट अकॉर्डिंग टू हीट स्टोन ब्रिज फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ना, आपका ये आर्म, कर्सर को देखिए, R3 एंड R ऑफ द सॉल्यूशन का रेशियो R1 और R2 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीट बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज, दिस आर्म दैट इज R3 R ऑफ द सॉल्यूशन का रेशियो इज इक्वल टू दैट ऑफ द रेशियो ऑफ R1 एंड R2 के बराबर होगा। और इस तरह से R ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया। और जैसे ही R ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया, हम लोग C का वैल्यू निकाल देंगे। सिंस C इज इक्वल टू 1 अपॉन R ऑफ द सोल, वहां पर वैल्यू रख दी, हम लोग का कंडक्टेंस निकल गया। अब क्वेश्चन यहां से आप पूछेंगे या मैं पूछूं? एनीवन प्लीज? सर यहाँ R3/R1 होता है ना, R3/R सॉल्यूशन हाँ, होगा। दोनों होता है बेटा, दोनों ले सकते हैं। R3/R1 भी ले दोनों? सकते हैं, हाँ दोनों। R3/R1 लेंगे तो फिर लेना होगा R सोल अपॉन R2 ना, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, R3 अपॉन R ऑफ द सोल इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 ऑफ द सोल। दोनों एक ही चीज है आपका ना, दोनों से वैल्यू सेम आएगा आपका। तो दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप। एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे दिया हूं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बोलिए। एक क्वेश्चन पूछिए।
सर यहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? व्हीटस्टोन ब्रिज में डिफ्लेक्शन बैलेंस जैसी होगा 0 बता देगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन आपको ये पूछना था यहाँ कि सर यहाँ पर एसी ही क्यों लिए, डीसी क्यों नहीं लिए? देखिए डायग्राम में वहां पर एसी दिखलाए हुए हैं, डीसी नहीं लिए हैं। एसी ही सोर्स हम लोग क्यों लिए? डीसी करंट से कंपोजिशन चेंज हो जाएगा सर, वहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रवि का आंसर बिल्कुल सही है। वो वाला टेबल ला के वो वाला पंखा ला के लगा दो। हाँ रवि, आंसर आपका सही है। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एसी जो होता है साइनोसॉइडल वेव की तरफ फ्लो करता है ना। अब मतलब इसमें क्रेस्ट और ट्रफ दोनों बनता है। अगर यह एक मर्तबा डिकम्पोज करेगा, ये क्या कहा जाता है, डिपॉजिट करेगा, तो दूसरे मर्तबा उसको डिकम्पोज कर देगा, वहां से हटा देगा। ठीक है, वहां से आपको हटा देगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों वे में ये दोनों साइनोसॉइडल होता है, क्रेस्ट भी बनता है और ट्रफ भी बनता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, अप और डाउन दोनों। यही वजह है कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होने देगा, और जब नहीं होने देगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वैल्यू जो होगा आपका, उसका कंडक्टेंस जो निकालिएगा या रेजिस्टेंस जो निकालिएगा वो एग्जैक्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर आप डीसी यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट करंट होता है, और जब डीसी यूज करेंगे तो वह इलेक्ट्रोलिसिस करा देगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का सबमिशन हो गया, डिपोजिशन हो गया इलेक्ट्रोड पर, तो कंसंट्रेशन क्या है, घट जाएगा आपका। तो एग्जैक्ट आपका उसका रेजिस्टेंस नहीं निकल पाएगा। जब रेजिस्टेंस उसका एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा तो कंडक्टेंस जो है आपका नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, जितनी भी बातें मैं उधर समझाया हूँ, लैंग्वेज में दिया हूँ, सारा ये स्लाइड पर आपका है दिया हुआ। वही R3/R ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू R1/R2 ना। तो यहाँ से हम लोग R ऑफ द सोल्यूशन निकाल दिए, सिंपल अलजबरा से ना, रीअरेंज करके निकाल दिए। और जैसे ही R ऑफ द सोल्यूशन निकल गया, कंडक्टेंस निकाल दिए, चूंकि यह इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का, निकल गया इस तरह से आपका। और ऊपर में जो लैंग्वेज जो मैं बोला हूँ वही हूबहू लिखा हुआ है। ठीक है, और क्यों डीसी यूज किए वही लिखा हुआ है। तो आइए, इस स्लाइड को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूं, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। आइए, अब हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि K इज इक्वल टू 1/ρ एंड ρ इज इक्वल टू RA/L। दोनों का वैल्यू हम लोग दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दिए, तो आपका K बराबर क्या आ जाएगा, 1/R इंटू L/A, जहां L हो गया लेंथ और A हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और 1/R को हम लोग कंडक्टेंस बोल दिए G, और L/A बच गया। L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट, फिर नीचे हम लोग लिख दिए इक्वेशन में K इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट का हम लोग नोटेशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। बताइए सेल कांस्टेंट का नोटेशन क्या था, जी स्टार। हाँ बिल्कुल सही, जी स्टार था। तो यहाँ से जी स्टार का अगर हमको वैल्यू निकालना हो, जी स्टार, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से हम लोग को जी स्टार का यानी सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो तो K/G निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं यहाँ से पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ L/A। तो आपका आंसर था नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, therefore we cannot calculate the value of cell constant by knowing the value of L and A. Therefore the value of cell constant is calculated by knowing the value of K and G. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहे हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। तो पहले मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही सॉल्यूशन में डालिएगा, सॉल्वेंट में डालिएगा, इट विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो होगा वह आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, जब ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो उसका रेट ऑफ वेरिएशन
ऑन डाइल्यूशन अलग हो जाएगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, वह कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो ऑन डाइल्यूशन इसका जो वेरिएशन होगा वो अलग होता है। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लोग डाइल्यूट कर दे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को और वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो मोलर कंडक्टेंस में किस तरह का वेरिएशन आएगा। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डिबाई हकेल ओनसागर ना, बड़ी छोटा नाम था इनका, डिबाई हकेल ओनसागर। ठीक है, इनका कहना था कि द मोलर कंडक्टेंस व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन ले लें और अगर सॉल्यूशन ले लें और उसको डाइल्यूट करते चले जाएं, इतना डाइल्यूट कर दीजिए कि उसका कंसंट्रेशन विल टेंड टू जीरो, जीरो की तरफ चल जाए ना, तो हम लोग कहते हैं कि इट इज क्या का इनफाइनाइटली सिमिलरली डाइल्यूटेड, यह इनफाइनाइट डाइल्यूट हो चुका है। एंड इट इज सेड दैट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसको कहते हैं जो भी मोलर कंडक्टेंस आएगा वो कहलाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m टू द पावर इन्फिनिटी। मतलब कि व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर डाइल्यूटेड in such a condition that their concentration approaches to zero, it tends toward the zero, then it is said that now it is diluted infinitely times, and the molar conductance calculated in this condition is known as molar conductance at infinite dilution. In this condition molar conductance is equal to lambda m इन्फिनिटी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होगा, जब आपका C विल टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ चला जाएगा। ये क्लियर है वर्ड या फिर से? हेलो, यस सर। हाँ बेटा, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन इज गिवन बाय, तो मोलर कंडक्टेंस में जो वेरिएशन आएगा ऐसा करने से, जब उसका हम कंसंट्रेशन इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दें तो हम लोग देते हैं इसको डिबाई हैकेल ओनसागर इक्वेशन से ना, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस b इनटू स्क्वायर रूट ऑफ c, फिर लैम्डा m हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस and lambda m infinity हो गया molar conductance at infinite dilution, and B is constant and its value is same for a particular type of electrolyte। एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए B का वैल्यू एक ही होगा, उसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, और C हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए KCl, आप KCl किससे पूछ लें? अर्पणा चलो भाई तुम बता दो KCl किस तरह का सॉल्यूशन है? KCl किस तरह का सॉल्यूशन है? आयनिक सॉल्यूशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही ना, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में डालने से आयनिक कंपाउंड है, ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए आयनिक है। तो व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन molar conductivity of this electrolytic solution with respect to a square root of the concentration of the solution, as the concentration will increase, ठीक है, molar conductance will increase or decrease? फिर से बोलिए सर। अगर हम लोग, हाँ बिल्कुल सही, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करेगा? द आयंस दैट इज कटायन एंड अनायंस विल कम क्लोजर एंड देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वहां पर आपका जो होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? आयंस की मोबिलिटी घट जाएगी, और आयंस की मोबिलिटी घटेगी तो क्या होगा आपका कि आयंस मूवमेंट कम करेगा तो मोलर कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूट करते चले जाएंगे कंसंट्रेशन घटाते चले जाएंगे। कर्सर को देखिए, मतलब कि इसको जीरो की तरफ लेते चले जाएं तो क्या कहा जाता है, ये जा करके आपको ग्राफ यहां से यहां तक है, दिस ग्राफ इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन एंड इट कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और इसको जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं, मतलब पीछे की तरफ खींच सकते हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए और उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। मतलब कि जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन विल अप्रोच जीरो, इट इज सेड टू बी दैट इट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? See in this graph the variation
ऑफ लेमडा एम इज स्मॉल और ग्रेटर, वेरिएशन इसमें छोटा है या ज्यादा है? ज्यादा है। इसका टेंजेंट लेकर के देखो वैल्यू, ग्राफ में ज्यादा लग रहा है सर। ग्राफ में ज्यादा लग रहा है। ठीक है, मैं अब Yes, आपको स्क्रीन पर खींच करके बता रहा हूँ, आपको ही आपसे ही पूछूंगा। ठीक है, कैसे क्या कर दिया मैं, अब क्या करूँ, ऐसा ना कि शट डाउन हो जाए। हाँ देखो, जिस चीज का डर था वही हुआ, शट डाउन तो नहीं हुआ। यहाँ से हमको लेना है क्या, प्रेजेंट व्यू नहीं, पॉइंटर लेना है। ठीक है, ये ले लिया मैं पॉइंटर। देखिए ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया आपका, थोड़ा सा और बढ़ गया तो वेरिएशन कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, एंगल कम चेंज हो रहा है कि ज्यादा चेंज हो रहा है? एंगल तो कम चेंज। कम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फिर वेरिएशन ज्यादा कैसे हो गया? कम होगा। हाँ कम है वेरिएशन ना, कि छोटा छोटा इसी से लाइन खींचा जाएगा पैरेलल टू जिस एक्सिस पर स्क्वायर रूट ऑफ सी है उस एक्सिस का पैरेलल देखते चले जाइए, छोटा थोड़ा 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 डॉट पर खींच करके देखिए ना, एकदम बहुत छोटा छोटा वेरिएशन आएगा। मतलब कि फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वेरिएशन इज स्मॉल सो दैट द प्लॉट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन। यही वजह कि उसको स्ट्रेट लाइन आया और स्ट्रेट लाइन की वजह से हम लोग जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। यही वजह है कि ग्राफिकल मेथड से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलिए तो फिर मैं नेक्स्ट ग्राफ में जा रहा हूं। क्या हो रहा है? हाँ जी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, जो मैं इसको 2 बार बल्कि में एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, इसलिए फिर से इसको एक्सप्लेनेशन नहीं देने जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब आ जाइए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हो और इसका लेमडा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी के बीच में ग्राफ खींचिएगा तो देखिए ग्राफ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरह का दिखाई देगा। इसमें देखिए तो वेरिएशन कम है या ज्यादा है? बोलिए, वेरिएशन कम आएगा ज्यादा आएगा? ठीक है, ज्यादा आएगा। हाँ, और देखिए जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कीजिएगा, ठीक है, जब एक्स्ट्रा प्लॉट कीजिएगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। पैरेलल आ रहा है लेमडा एम का, जब पैरेलल आएगा तो मिलेगा ही नहीं, जीरो कॉन्सेंट्रेशन कभी होगा नहीं होगा। जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट molar conductivity at infinite dilution by extrapolation of the graph cannot be calculated. Why so? Because the degree of dissociation of the weak electrolyte is very poor. Its concentration cannot be approached to zero concentration. घुलेगा ही नहीं, आयोनाइज नहीं करेगा, डाइल्यूट करते रहिए, कितना आयन थोड़ा बहुत पार्ट होगा, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्निश करेगा तो उसके वजह से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। लेकिन चाहिएगा कि उसको हम लोग डाइल्यूट इतना कर दें कि कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच कर जाए जीरो, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वेरिएशन इसमें ज्यादा होता है। जब ज्यादा होगा तो इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं, तो इंटरसेप्ट नहीं होगा आपको लेमडा एम का एक्सिस, जिसके वजह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहीं पर ये फेल कर गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए तो बेटा ठीक है बेटा, तो मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। और इसका वजह है, रीजन सुन लीजिए। इसका रीजन क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका पुअर होता है ना। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जब पुअर होगा, घुलेगा ही, आयोनाइज नहीं होगा, तो आयंस को कितना अपार्ट कर सकते हैं? ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए कभी कॉन्सेंट्रेशन इसका जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसका एक्स्ट्रा प्लॉट करके नहीं निकलते हैं। तब हम लोग इस अगर हम, लेकिन हाँ, मोलर कंडक्टिविटी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कैलकुलेटेड है। तब हम लोग इससे बचने के लिए हम लोग एक नया मेथड पढ़ते हैं और नया एक वर्ड यूज करने जा रहे हैं, वो है आपका कोलोराउस लॉ। और कोलोराउस लॉ बोर्ड में 1-2 बार आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक रेशियो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू molar conductivity at given concentration to that of molar conductivity at
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इस पर न्यूमेरिकल कब एक बार या दो बार सीबीएसई में पूछे हुए हैं, एक बार आई थिंक पूछे हुए हैं। बाय द वे पूछे ना पूछे, आपको ये फॉर्मूला जानना है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए, तो अब आ जाइए, हम लोग को जरूरत पड़ गई कोलोराउस लॉ की। कोलोराउस लॉ का अगर कोई पूछे कि इसकी जरूरत क्यों पड़े, हम लोग क्यों पढ़े, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। Why so? Because its degree of dissociation is very poor। ये हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कोलोराउस लॉ को पढ़ते हैं। व्हाट इज कोलोराउस लॉ, क्या कहलाता है, तो पूरा जो है उसका वर्ड जो लिखा नाम है कोलोराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलोराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट वर्ड है, मतलब कि इसमें जो भी आयंस होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दीजिए, सॉल्यूशन बना दीजिए उसका और उसको डाइल्यूट कर दीजिए इनफाइनाइट टाइम्स, तो जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे सभी आयन का कंट्रीब्यूशन होगा किसमें, टुवर्ड द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयंस विथ व्हिच इट वाज एसोसिएटेड। वह किसके साथ एसोसिएटेड था, इट डज नॉट मैटर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द, दैट मीन्स कि ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय the electrolytes in the solution will contribute toward the molar conductivity। तो वही कहता है इसका स्टेटमेंट, at infinite dilution when the dissociation is complete each ion make a definite contribution towards molar conductance of electrolyte irrespective of the nature of the other ions with which it is associated। और यह किस चीज से एसोसिएटेड है, कैसे आयन से एसोसिएटेड, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि अगर हम लोग को मोलर कंडक्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कटायन हो या अनायन हो, सबके कंट्रीब्यूशन, सबके मोलर कंडक्टेंस को अगर हम लोग जोड़ दें, कंडक्टेंस को जोड़ दें, वही आपका मोलर कंडक्टेंस होगा। अगर n प्लस नंबर ऑफ कटायन हो और n माइनस नंबर ऑफ अनायन हो और लेमडा प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अब कम कंडक्टेंस हो कटायन का, लेमडा माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो, कंडक्टेंस हो किसका, अनायन का, तो लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू Na इंटू लेमडा एट इन्फिनिटी प्लस n माइनस लेमडा माइनस टू इन्फिनिटी, इसी को कहेंगे। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये क्लियर है या फिर से, हाँ जी बोलो, हेलो, हाँ क्लियर है ये स्लाइड? यस सर। चलिए बेटा, तब ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आइए, ये जो स्लाइड दिखला रहा हूं आपका जो दिख रहा है ये कहीं नहीं है स्टेटमेंट, जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको ठीक से आप देख लीजिए। कोलोराउस लॉ कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों में कटायन कॉमन हो या अनायन कॉमन हो तो दोनों का मोलर कंडक्टेंस का जो डिफरेंसेज होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे KCl ले लीजिए और NaCl ले लीजिए, तो KCl का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है 149.9 यूनिट होता है और NaCl का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है 126.5 यूनिट होता है। दोनों का डिफरेंसेज निकाल दीजिए तो आपका 23.4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, 23.4 आ गया। अब हम लोग कोई दूसरा ले लीजिए जिसमें कि आयन कॉमन हो। अब जैसे हम ले लिए आपको नाइट्रेट आयन का, तो नाइट्रेट आयन लेते हैं, पोटासियम नाइट्रेट यहाँ कॉमन हो गया, सोडियम नाइट्रेट कॉमन हो गया, दोनों को वैल्यू को हम ये माइनस कर दिए तो यहाँ पर अनायन जो है से आपका कॉमन था, डिफरेंसेज कितना आ गया 23.4, उतना ही आया जितना KCl और NaCl के डिफरेंसेज आया था। ठीक है, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल हम लोग हैं पोटासियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन कॉमन है दोनों में। ठीक है, और दोनों का पोटासियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड का, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है का डिफरेंसेज निकाल दीजिए तो देखिएगा कि फिर 23.4 आ गया। तो कोलोराउस लॉ पढ़ने से हम लोग को क्या एक और क्या फायदा हो गया, कोलोराउस लॉ नोटेड दैट डिफरेंसेज ऑफ लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन कटायन और कॉमन अनायन इज ऑलमोस्ट सेम। कॉमन कटायन और अनायन अगर कॉमन हो तो डिफरेंसेज भी आपका
सेम होगा। आइए अब हम लोग कोलराउश लॉ का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो कोलराउश लॉ को हम लोग इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके लिए? टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता नहीं है। तो एक तो एप्लीकेशन आपका यही हो गया मेजर, और इस पर न्यूमेरिकल पूछता है आपका। पहला था आपका कौन सा एप्लीकेशन? तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या माइंड में आपका तुरंत को क्वेश्चन जाएगा कि सर ये तो कंप्लीटली ऑलमोस्ट डिसोसिएट करता ही नहीं है, तो मोलर कंडक्टेंस एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, ऐसी इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिससे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑब्टेन कर लें। जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसका हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम एसीटेट, अगर हम लोग तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसका मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डिटरमाइन कर लें तो एसिटिक एसिड का आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो होऊंगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर मैं शो नहीं किया हूँ, डायरेक्ट इसको हल किया हूँ। तो देखो, एसिटिक एसिड को अगर हमको लिखना है, या आयोनाइज होगा, तो एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन में डिसइंटीग्रेट करेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, दोनों के जोड़ देंगे। अब देखो, यहां पर हमको सिर्फ चाहिए एसीटेट आयन और H प्लस आयन, ये दो चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है? तो अवेलेबल है सोडियम क्लोराइड, HCl और सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो देखो, यहां से सोडियम हटाना है, ठीक है, और यहां से क्या करना है? क्लोराइड हटाना है, ठीक है, यहां से सोडियम हटाना है और यहां से क्लोराइड हटाना है, तब ना H प्लस और एसीटेट आना जाएगा, एसी मीन्स एसीटेट आ जाएगा। तो HCl में से Cl को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? NaCl को माइनस कर देंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जोड़ देंगे, यानी कि Na सोडियम एसीटेट के इक्वेशन को और HCl के इक्वेशन को जोड़ देंगे, उसमें से NaCl को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से Cl भी निकल जाएगा, Na भी निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हिच इंप्लाइज मोलर कंडक्टिविटी of HCl at infinite dilution plus molar conductivity of sodium acetate at infinite dilution minus molar conductivity of molar conductivity of NaCl माइनस कर दी, इन दोनों को जोड़ दिए, इसको घटा दिए, हम लोग का इक्वेशन आ गया, वैल्यू हम लोगों का देखिए ये वाला आ गया ना। तो भूलते भागते कभी कभी न्यूमेरिकल ये पूछ ही देता है, इसलिए इस पर न्यूमेरिकल के लिए है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके बता दिए और डायरेक्ट आपको बोल भी रहे हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, किस मेथड से? कोलराउश लॉ के मेथड से। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो इट इज ए रेशियो ऑफ molar conductivity of an electrolyte at given solution to that of molar conductivity of electrolytic solution at infinite dilution ना। चलिए, फॉर्मूला हो गया आपका। नेक्स्ट इसका है आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सपोज कि एसिटिक एसिड ले लिए और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो Ka उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 11th क्लास में ये हम पढ़ा चुके हैं, और इसी पर बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल दिए हुए हैं यहाँ पर। कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. Calculate its dissociation constant if lambda m at infinite dilution for acetic acid is इतना, ठीक है। तो lambda का वैल्यू आपका फॉर्मूला याद है, lambda m is equal to k into 1000 upon molarity, ठीक है। तो आपका K का वैल्यू रख दिए, यहाँ 1000 रख दिए, यहाँ पर मोलरिटी का वैल्यू रख दिए, ये निकल गया, हम लोग का लेमडा एम निकल गया। अब आपके पास अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा बराबर लेमडा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर आपका लेमडा सी का वैल्यू हम लोगों को, ये अल्फा का वैल्यू निकाल दिए, दोनों का वैल्यू पुट करके, तो ये इतना आ गया। अब आपके पास ये फॉर्मूला है Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, और सबका वैल्यू पुट करके Ka का वैल्यू निकाल दिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब है आपका नेक्स्ट स्लाइड।
क्या कहा जाए, नेक्स्ट बल्कि एप्लीकेशन कह दीजिए कोलरॉश लॉ का। कोलरॉश लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एस्पायरिंगली सोलुबल सॉल्ट। तो एक तीन वर्ड यहाँ पर आया आपका, सोलबिलिटी, दूसरा वर्ड है सोलबिलिटी प्रोडक्ट, और तीसरा वर्ड है एस्पायरिंगली सोलुबल सॉल्ट। तो एस्पायरिंगली सोलुबल सॉल्ट कहते किसको है ये बताइए। Ag3PO। हाँ, what are aspiringly soluble salts? जो पूरी तरह से soluble ना होता। बिल्कुल सही जवाब है रवि का। अब आ जाइए, व्हाट इज सोलबिलिटी? किसे पूछ ले? अनुराग से। अनुराग, सोलबिलिटी क्या है? यस सर। हाँ, सोलबिलिटी क्या है? सर सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है। बिल्कुल सही ना। दैट मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू मेक इट सैचुरेटेड इज नोन एज इट्स सोलबिलिटी ना। बिल्कुल सही जवाब था आपका। अब आ जाइए, सोलबिलिटी प्रोडक्ट का डिफिनेशन मैं किससे पूछ लूं? सुनिधि से। सुनिधि, व्हाट इज सोलबिलिटी प्रोडक्ट? अर्पणा, अखिलेश, प्रवीण, रवि, अनुराग, यस सर। व्हाट इज सोलबिलिटी प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। हाँ, कह सकते हैं इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। चलिए, डेफिनेशन 11th में हम लोग Yes, पढ़े थे। 11th में पढ़े थे, इसको थोड़ा सा रिकॉल करा के मैं आगे बढ़ूंगा। व्हाट इज सोलबिलिटी प्रोडक्ट? तो इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वही आपका सोलबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे सिल्वर फॉस्फेट ले लिए, इसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए डाल दिए, तो सिल्वर आयन में ये आयोनाइज हो गया और ये फॉस्फेट आयन में आयोनाइज हो गया। इसका कोफिशिएंट यहाँ 3 होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, पावर -3 है। अगर इसकी सोलबिलिटी 1 ग्राम डिजोल्व किया हो सिल्वर फॉस्फेट, तो सिल्वर आयन जो होगा 3s बनेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है। लेकिन फॉस्फेट आयन कितना डिजोल्व करेगा? s करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग KSP निकालते हैं, तो KSP क्या है? आयनिक प्रोडक्ट है। तो Ag कितना है? 3 है, तो 3s का क्या पावर कितना हो जाएगा? यहाँ कोफिशिएंट जो होता है पावर हो जाता है, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ s है, इंटू s हो गया। तो 3 का क्यूब निकाल दीजिए, 3 मरतबा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 27 हो गया। यहाँ S3 और s मिलकर के S4 हो गया, यहाँ पर 20s s का पावर 4 हो गया। तो सोलबिलिटी और सोलबिलिटी प्रोडक्ट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होगा। इस मेथड से निकाल लिए, और आपका फॉर्मूला है क्या? lambda m is equal to k into 1000 upon m, ठीक है। बट फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोलरिटी इज इक्वल टू सोलबिलिटी ना। 10 lambda m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू k into 1000 अपॉन s। और जब s का वैल्यू निकल जाएगा तो KSP का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? बोलिए, हेलो, एनीवन? यस सर। निकल Yes, जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, और तो इस तरह से कोलरॉश लॉ का हम लोग का क्या हो गया? आपका समाप्त हुआ। कौन सा एप्लीकेशन? ठीक है, तो आपका 11 कितना बज गया? टाइम बताइए। और पढ़ने का मूड है? 11:02 सर। 11:02 हो गया। पढ़ने का मूड है? नो सर, नो सर। नहीं है मूड। ठीक है, 1 GB मेरा डाटा भी आज खत्म हो गया। चलिए, कोई बात नहीं है, क्या करें, अपना काम नहीं हो पाएगा अब। ठीक है बेटा, जाइए। ओके सर। ओके बेटा।